आज हम लोग बात करने जा रहे हैं समीर बानखेड़े की। आप सबको याद होगा समीर बानखेड़े। समीर बानखेड़े ने एक बड़ा काम किया था और एक क्रूज को पकड़ लिया था जिसमें भारत के एक तथाकथित रूप से बहुत बड़े एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पकड़े गए थे। आर्यन खान के कुछ चैट भी निकाले गए थे। आर्यन खान के चैट निकालते समय उनकी ड्रग्स की लेने देने की बातें रिकॉर्ड की गई थी और उस समय आर्यन खान और उसके साथ जो उनके मित्र थे उनकी गिरफ्तारियां की गई थी। ऑन स्पॉट पकड़ा गया था। वो बाद में क्या प्रकरण हुआ पता नहीं, लेकिन 26 दिनों तक आर्यन खान जेल में रहा था और 26 दिन तक देश में वो हंगामा हुआ, ऐसा लगा कि शाहरुख खान एंड कंपनी कानून के दायरे में नहीं आती। शाहरुख खान तो मतलब ऊपर अल्लाह की विरासत का हिस्सा है या ऊपर वाले ने उनको भेज दिया है, और ऊपर वाले ने भेज दिया तो फिर शाहरुख खान के खिलाफ तो ये सब कुछ नहीं हो सकता या उनके बेटे के खिलाफ कैसे हो सकता है। तमाम बहसें शुरू हो गई थी कि मुसलमान हैं, बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। तमाम बहसें इस बात की शुरू हो गई थी कि शाहरुख खान का बेटा वाकई में इंटरनेशनल गैंग के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि उसमें जब जांचें हो रही थी और बेल का मैटर आया था तो उस समय भी ये बात सामने आई थी कि भाई शाहरुख खान का बेटा जो कि ये चैट पकड़े गए हैं और ये इंटरनेशनल मामला हो सकता है, इसलिए इसमें बड़ी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है और इंटरनेशनली इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, ऐसी सामने चीजें आई थी। अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि शाहरुख खान के, ये तो बात ठीक है कि शाहरुख खान एक बड़े लीजेंड हैं, हालांकि दिल्ली से जाते हैं, उनके पूरा परिवार मामाना और ननिहाल वो पाकिस्तान में है। और शाहरुख खान, हम ये भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई जरा सा भी दर्द होता है को तो भारत में उसके लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करके यहाँ से धन इकट्ठा करते हैं, यहाँ से धन इकट्ठा करके वहाँ भेजते हैं। हालांकि भारत में अगर कोई ट्रेजरी होती है तो शाहरुख खान को उतना कष्ट नहीं होता जितना कि विदेशों में अगर कोई बात होती है तो शाहरुख खान को कष्ट होता है। अब यहां पर सवाल यह पैदा हो रहा है जो ये आर्यन खान का मामला था। आर्यन खान के मामले में समीर बानखेड़े को, अब देखिए ये अधिकारियों का खेल समझिए जो कि कैट ने आज उजागर किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में उनका मामला था और आज वो उजागर किया। आज समीर बानखेड़े वाकई में जो काम करने के लिए उनको जाना जाना चाहिए, जो उत्साह उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई, जो उन्होंने ताकत दिखाई, उस ताकत को अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। हालांकि आर्यन खान बच गया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पहले समीर बानखेड़े को हटाया गया। समीर बानखेड़े को हटाकर एक गवाह पेश किया गया। उस गवाह ने यह कहा कि साहब 25 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, 25 करोड़ में से 8 करोड़ रुपया समीर बानखेड़े को जाना था और बाकी हम सब में बंटना था। अब वो जो एजेंट या जो गवाह जो प्रत्यक्षदर्शी है उसको खड़ा किया गया था, वो कोई ना तो लीगल पर्सन था, ना ही कोई पुलिस वाला था, ना ही कोई एजेंट था, कुछ नहीं था। लेकिन वो आया, उसने स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट देकर कहा कि भाई हमें तो ये ऑफर था और हम इसलिए इसको पकड़वा रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, ऐसी बातें सामने आई। हालांकि उस समय भी समीर बानखेड़े ने डिनाई किया था और उस समय भी समीर बानखेड़े ने कहा था कि भैया ये सब फर्जीफिकेशन है, हमने रंगे हाथों पकड़ा और ये चैट सामने है, ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हमें सूचना मिली, हमने छापा मारा। लेकिन अधिकारी बदले गए, नई टीम बिठाई गई। नई टीम बिठाकर उस नई टीम ने एफआईआर लगा दी। एफआईआर लगा दी मतलब समीर बानखेड़े के खिलाफ एलिगेशन लगाए गए और आर्यन खान को मुक्त कर दिया गया। इनमें एक चीज बड़ी कॉमन रहती है, वो कॉमन चीज ये है कि भाई हमारे देश के अंदर पुलिस, जैसे ईडी है, ईडी लगातार छापा मारती है, मैटर मिले या न मिले उसका काम है छापा मारना। पुलिस भी संभावनाओं के आधार पर छापे मारती है, उसको कभी अभियुक्त मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी गिरफ्तारी हो पाती, कभी नहीं हो पाती। अच्छा, ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं जिनको ये पावर दे रखी है कि भाई आप किसी भी घर में घुसकर बिना वारंट के भी ये कर सकते हो, और बिना वारंट के नारकोटिक के मामले में तो एटलीस्ट राइट है ही, मर्डर के मामलों में भी राइट है। तो फिर समीर बानखेड़े ने जो स्टेप लिया और क्रूज पर जो उन्होंने छापा मारा, उस छापे में जो कुछ ड्रग्स पकड़े गए और आर्यन खान के पोजीशन में नहीं पकड़ा गया। एक चीज केवल बात है कि आर्यन खान के पोजीशन में नहीं पकड़ा गया। अब वो जो नई टीम बैठी जिसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, उसने उल्टा कर दिया। उसने कहा आर्यन खान के खिलाफ वसूली करने के उद्देश्य से समीर बानखेड़े ने
ये सब कुछ रचा था और ये इसका एक गवाह है। वो गवाह उसने कहा 25 करोड़ मिला मिलाया कुछ नहीं साहब, 25 करोड़ की बात आ रही थी, 8 करोड़ इनको जाने थे, बाकी सब हमने खाने थे। मतलब एजेंट को जो जो अधिकारी है वो केवल 8 करोड़ खाएगा 25 करोड़ में से, और बाकी के 17 करोड़ रुपया वो एजेंट खाएगा। ये बात कभी हजम होती दिखाई नहीं देती और हजम होती भी नहीं, क्योंकि जहां तक करप्शन का मामला आता है, अधिकारी थोड़ा पैसा केवल वसूली का देता है या थोड़ा पैसा जानकारी का देता है, बाकी तो सब अधिकारी खा जाते हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि भाई अधिकारियों के ही सब हिल्ले चढ़ जाता है। बल्कि ये भी है कि दूसरे अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनको छोटे अधिकारी को भी चवन्नी ढन्नी मिलती है, जबकि सारा पैसा तो बड़े अधिकारी खा जाते। समीर बानखेड़े उस समय रीजनल डायरेक्टर थे, इसलिए ये बात हजम नहीं होती कि 25 करोड़ में से 8 करोड़ उनको जाना था और 17 करोड़ रुपया उसने एजेंट ने खाना था, उसने ये सब चाल बिछाई थी। खैर बात हो गई, आर्यन खान को छोड़ दिया गया। आर्यन खान छूट गए, भाई बड़े आदमी थे, बड़े बड़े एक्टर के बेटे हैं, बड़ा उनका रुतबा था, बड़ा रसूख था, छोड़ दिया गया। लेकिन समीर बानखेड़े के खिलाफ यह हुआ कि साहब ये करप्शन का मामला है, करप्शन करने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया गया था, समीर बानखेड़े ने ये सारा चक्रव्यूह रचाया था, इसलिए ये इनको पकड़ा जाए। समीर बानखेड़े के खिलाफ 2 इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। दूसरा, समीर बानखेड़े के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो एक आईआरएस ऑफिसर हैं, और तो उनके डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की। अब यहां पर कानून को समझना चाहिए। अगर करप्शन का मामला बनता है, हमेशा ध्यान रखें, अगर करप्शन का मामला बनता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन या पीएमएलए का मामला बनता है, तो इन सभी मामलों में पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, या कोई एजेंसी अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उस एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लाने के बाद सबसे पहले डिपार्टमेंट भेजनी पड़ती है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सबसे पहले डिपार्टमेंट अपनी एक कमेटी बनाता है, एक एसआईटी बनाता है, और वो एसआईटी उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एजेंसी ने, जैसे सीबीआई ने अगर रिपोर्ट लगाई है और सीबीआई ने रिपोर्ट उनसे दी है, तो जब दोनों वेरीफाई हो जाएंगे तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होगा, नहीं तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं होता। यानी कि डिपार्टमेंटल मामले में मुकदमा नहीं हो सकता। समीर बानखेड़े ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो उनके खिलाफ बिठाई गई, और यह कहा गया कि वो इस मामले में इन्वॉल्व थे, यानी कि वो करप्शन के मामले में इन्वॉल्व थे और उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया आर्यन खान को फंसाने के लिए। उन्होंने, समीर बानखेड़े ने उस इन्वेस्टिगेशन को या उस रिपोर्ट को कैट में चैलेंज कर दिया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज रहते हैं उनके लिए अगर डिपार्टमेंटल कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, डिपार्टमेंट कोई डिसीजन ले रहा है, डिपार्टमेंट में इंक्वायरी बैठी है, तो उसकी अपीलिंग बॉडी जो होती है वो कैट होती है। समीर बानखेड़े कैट के पास चले गए और उन्होंने कहा कि साहब देखो, इसमें जो अनियमितताएं रखी गई, पहली बात तो यह है कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं एक रीजनल डायरेक्टर वहां पर था और मेरी जो पोस्ट है उसके लिए मेरा इन्वेस्टिगेशन की अनुमति होनी चाहिए। और अनुमति, एक चीज याद रखिए, नॉट लेसर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। किसी के खिलाफ भी अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी है या उनके खिलाफ कोई एक्शन होना है, टर्मिनेशन होना है, सस्पेंशन होना है, तो एक चीज आवश्यक है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उससे बड़ी अथॉरिटी की सैंक्शन चाहिए होती है। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसमें सैंक्शन नहीं कर रही है तो उससे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री तक चले जाइए, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी से छोटी अथॉरिटी उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती या वो सैंक्शन नहीं कर सकती। एटलीस्ट समीर बानखेड़े के मामले में उनकी अपॉइंटिंग, चूंकि वो रीजनल डायरेक्टर थे तो उनकी अथॉरिटी तो भाई आप समझ सकते हैं, तो उनका जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ उनके मामले में, उनके खिलाफ वो छोटे अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दिया। यानी कि ये पता लगता है कि नीचे ही घालमाल था या उनके खिलाफ जल्दबाजी में। समीर बानखेड़े ने कैट में कहा कि पहली बात तो मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, मेरे खिलाफ जो सैंक्शन होनी चाहिए, अधिकारियों की जो अनुमति होनी चाहिए, वह क्या उस लेवल के अधिकारियों की अनुमति ली गई मेरे खिलाफ, मुझे यह बताने के लिए कि ये करप्ट हैं या इन्होंने आर्यन खान वाले मामले में पैसे लिए या आर्यन खान वाले मामले में ये सेटअप कर लिया इन्होंने, या इन्होंने वहां रेड डालने के लिए, वसूली करने के लिए किया।
ऐसा तो किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी से जो सैंक्शन अथॉरिटी है, उससे तो लिया नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जो जल्दबाजी की गई है कि भाई जल्दबाजी में डिले और जल्दबाजी, इस जल्दबाजी में जो मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है, या जो एसआईटी बिठाई गई, या जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई है, ये इंक्वायरी या ये मैटर मेरे मामले में अनियमितताएं बरते हुए, इसमें कोई सत्यता नहीं है, इसमें तमाम तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं और आप उसको देख सकते हैं। कैट के पास तीसरा जो विषय उन्होंने कहा वो ये कहा कि भाई ये जो है पूरा मामला वो दुर्भावना से पीड़ित है। इस पूरे मामले में जो मेरे खिलाफ किया गया वो दुर्भावना से पीड़ित है। कैट ने सभी पार्टियों को सुना, एनसीबी को सुना, डिपार्टमेंट को सुना, और ये सुनने के बाद, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट होने के बाद, कैट ने जो निर्णय दिया वो मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े की जीत है। लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए, ये एक सवाल है। कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है इनको फंसाने के उद्देश्य से हो रहा था, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मामले में जबरदस्ती इनको मैलिश, दुर्भावनापूर्वक, कोर्ट ने कहा वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करने में अधिकारियों ने के मन में द्वेष था, यानी कि मैलिशियसली, जानबूझकर गलत तरीके से उनको किया गया। दूसरा, उसमें प्रतिशोध था, यानी कि उनके खिलाफ एक कुंठा थी, उस कुंठा को ये प्रतिशोध लेने के लिए किया गया। कोर्ट ने माना कि यह कार्रवाई वानखेड़े को परेशान करने या उनसे बदला लेने के उद्देश्य से की गई है, ऐसा ऑनरेबल कैट ने। आप कैट के बारे में समझ लीजिए कि कैट में जो अधिकारी बैठते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। तो कैट ने पूरी कार्रवाई सुनने के बाद, पूरी कार्रवाई होने के बाद ये कहा कि भाई दुर्भावनापूर्वक की गई है या उनके खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए, उनको फंसाने के लिए लिया गया है। कैट ने कहा कि लैक ऑफ अप्रूवल, उनके जिन लोगों को इस पे इन्वेस्टिगेशन करनी थी उनके पास अप्रूवल नहीं था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है, समय सीमा, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने में जो देरी और प्रक्रिया अपनाई गई उसे कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना और कहा कि उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। आप समझ लीजिए कि कैट ने क्लीन चिट दे दी समीर वानखेड़े। अब सवाल नया पैदा होता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आर्यन खान, यानी कि समीर वानखेड़े ने, अगर समीर वानखेड़े ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो रेड डाली, हमने तो, मेरे पास सूचना थी, ये इंटरनेशनल मामला है और इंटरनेशनल ड्रग्स का डीलिंग का मामला है, ये क्रूज के माध्यम से ये सब कुछ चलता है, ये बड़े बड़े लोगों का बहुत बड़े स्तर का खेल है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आर्यन खान को छोड़ा गया, आर्यन खान के वो जो चैट थे जो समीर वानखेड़े ने पकड़े थे, जो रिकॉर्ड की तरह पकड़े थे, उन चैटों पर किसने इन्वेस्टिगेशन किया, उस पर कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, आगे की कार्रवाई कौन करेगा? या तो आर्यन खान सही ये मानकर चलिए या फिर समीर वानखेड़े सही। अब दोनों में, चूंकि पहले कहा गया था कि समीर वानखेड़े ने जब डाला तो उन्होंने कहा मुझे मिला, तो फिर ये कहा गया कि नहीं नहीं ये तो आर्यन खान सही था, आर्यन खान के पास कुछ नहीं मिला, पर्सनली कुछ नहीं मिला, और चूंकि उसके पास रिकवरी नहीं हुई इसलिए। लेकिन वो बड़ा सरगना तो हो सकता है, क्योंकि चैट हैं, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और बाकी के एविडेंसेस हैं, रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन वो फाइल क्लोज करके इनके खिलाफ उल्टी फाइल शुरू कर दी गई और इस फाइल में आर्यन खान को चूंकि मुक्ति मिल गई है, तो सवाल ये नया पैदा होता है कि वाकई में आर्यन खान को फंसाया जा रहा था या फिर समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा था। समीर वानखेड़े की आज डिपार्टमेंटल जीत, कैट से जीत, मुझे लगता है अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। लेकिन ये तो अंतिम नहीं है, कैट की रिपोर्ट आ गई है, कैट ने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन अभी हाई कोर्ट चैलेंज हो सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आ सकता है। डिपार्टमेंट उनके पीछे तब तक पड़ा रह सकता है जब तक कि आर्यन खान की मुक्ति पूर्ण रूप से ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही समीर वानखेड़े, मुझे लगता है कि उनको डिपार्टमेंट में वापस बुला लेना, वहां से नारकोटिक ब्यूरो से वापस बुलाना, ये भी एक बड़ा खेल हो सकता है। और नारकोटिक ब्यूरो में उनकी जगह नई टीम बिठा देना एकदम अचानक, भाई नई टीम, मैं तो समझ नहीं पाएगी उनको हटाकर नई टीम क्यों बिठाई गई जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, और उसने क्लीन चिट दे दी तुरंत। दूसरी बात ये भी है कि उनको फिर अपने पूर्व डिपार्टमेंट में क्यों वापस बुलाया गया, क्यों नारकोटिक ब्यूरो में जब वो काम कर रहे थे और नारकोटिक ब्यूरो में वो ये सब कुछ ढूंढ रहे थे और अच्छा छापी छुपी मार रहे थे, तो फिर उनको वापस क्यों लाया गया?
ये बहुत सारे प्रश्न अब हैं जो मुझे लगता है कि जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। तो सवाल यही है कि फिर ये सारा खेल है क्या?